बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम वेक्टर कैलकुलस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं, ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन। ग्रीन्स थ्योरम बेसिकली लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है, या आप ये कह लें कि डबल इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में इंटरलिंक करता है। और इसमें बेसिकली एक क्लोज रीजन का जिक्र है इसकी स्टेटमेंट में, और वो क्लोज रीजन जिस कर्व से बाउंड कर दिया गया उस कर्व का जिक्र है। तो जो आपको याद होगा, मैंने वेक्टर कैलकुलस में आपको पहले लाइन इंटीग्रल पढ़ाया हुआ है। तो कंट्रोल हम वहाँ पे लेते रहे हैं सी, उसका इस जो हमारे पास ग्रीन थ्योरम है इसकी एक साइड पे वो लाइन इंटीग्रल होगा और दूसरी साइड पे क्या होगा, डबल इंटीग्रल, जिसमें रीजन इनक्लोज बाय द वो कर्व आएगी। तो चलते हैं पहले इसकी स्टेटमेंट की तरफ और फिर इसका प्रूफ करेंगे। तो स्टेटमेंट जो है वो ये है, इफ आर इज अ क्लोज्ड रीजन ऑफ द एक्स वाई प्लेन, प्लेन कुछ भी कोई भी हो सकता है, लेकिन हम एक्स वाई प्लेन में प्रूव करके फिर इसको जनरलाइज कर सकते हैं किसी और प्लेन के लिए भी। इफ आर इज द क्लोज रीजन ऑफ द एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाय द सिंपल क्लोज्ड कर्व C and Mn are continuous functions of x and y with continuous partial derivatives in R, then line integral along the closed curve C of m dx plus n dy is equal to double integral on R of partial n over partial x minus partial m over partial y dx dy, where C is in counterclockwise डायरेक्शन। अब ये तो थ्योरम की स्टेटमेंट है, इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। इफ आर इज द क्लोज रीजन ऑफ द एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाय द सिंपल क्लोज कर्व सी एंड एम एन आर कंटिन्यूस फंक्शंस। पहले लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है सिंपल क्लोज कर्व। क्लोज कर्व की हद तक तो ये हो गया जो ऐसी कर्व जो क्लोज्ड हो। सिंपल क्लोज कर्व से क्या मुराद है? देखें, ये मैं एक कर्व ले रहा हूँ, ये क्लोज्ड है। एक मैं ये भी कर्व ले रहा हूँ, ये भी क्लोज्ड है। ये वाली जो कर्व है, ये वाली, ये अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करती है, जबकि ये वाली कर्व जो है ये अपने आप को इंटरसेक्ट कर रही है। जो कर्व अपने आप को इंटरसेक्ट करे वो यहाँ पे क्लोज तो है, लेकिन ये सिंपल नहीं है। तो ये वाली जो कर्व अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करती उसे हम सिंपल क्लोज कर्व कहते हैं। तो ग्रीन ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया सिंपल क्लोज कर्व, उसके लिए ये अब इसको जनरलाइज अगर करें तो ये थ्योरम वैलिड है ऐसी कर्व के लिए भी जो सिंपल क्लोज नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर ये कर्व ली जाए तो इसको सिंपल क्लोज कर्व बनाया जा सकता है। कैसे? जिस पॉइंट के ऊपर वो इंटरसेक्ट कर रही थी उसके हम दो हिस्से कर देते हैं। अब एक ये वाला पोर्शन जो है ये भी सिंपल क्लोज्ड है और ये भी सिंपल क्लोज्ड है, फिर बाद में उनको ऐड कर देंगे। तो अब इस कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया गया सिंपल क्लोज कर्व, फिर वो दैट इज एक्सटेंडेबल टू एनी कर्व। तो हम सिंपल क्लोज कर्व के लिए इसको प्रूव करते हैं।
दूसरा कंटिन्यूस का तो आपको पता ही है, और डेरिवेटिव्स का कंटिन्यूस होने से क्या मुराद है कि डेरिवेटिव्स जो आते हैं वो भी कंटिन्यूस हो। फंक्शन कंटिन्यूस होना और बात होती है, फंक्शन का डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना और बात है। तो इसमें m और n जो है दोनों x y के फंक्शंस हैं, m और n दोनों कंटिन्यूस हैं, उनके पार्शियल डेरिवेटिव जो आएंगे वो भी कंटिन्यूस हैं। उसके बाद जो प्रूफ है वो आपके सामने भी आ जाता है, ये रिलेशन हमें प्रूव करनी है। ये सिंबल आपको पता है, ये क्लोज कर्व के लिए होता है, लाइन इंटीग्रल अलोंग द क्लोज कर्व। अब इसको समझने के लिए हम ज़रा एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें x एक्सिस और ये y एक्सिस और ये ओरिजिन, और ये हम वो ले रहे हैं कर्व C, ये कर्व C है और ये रीजन इनक्लोज बाय द एक्स वाई प्लेन हो गया ना, x एक्सिस और y एक्सिस तो एक्स वाई प्लेन हो गया। एक्स वाई प्लेन में R जो है वो क्लोज्ड रीजन है जो किससे बाउंड हुआ था, कर्व C से, तो ये मैं कर्व C भी लिख दी। एक और बात कर रखी है उसमें, वो कौन सी है कि कर्व C जो है दैट इज ट्रैवर्स्ड एंटी क्लॉकवाइज, ये भी बात हो चुकी, समझ आ रही, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन उसकी, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन, ये उसने कहा। हम इस कर्व के ऊपर जो है दो पॉइंट्स मार्क करते हैं, एक पॉइंट ए और ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, और ये ए लेते हैं। इसी तरह जो पॉइंट बी है यहाँ से भी हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं और ये डिस्टेंस जो है बी लेते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, यानी यहाँ आपके पास ये ओरिजिन से पॉइंट ए तक और ये फिर बी। अच्छा, और ये जो पॉइंट है इसको हम पॉइंट ए कह देते हैं, और ये जो पॉइंट है इसे हम पॉइंट बी कह देते हैं। और जो कर्व सी है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, कौन कौन सी, ये मैं प्रूफ का एक्चुअली स्टार्ट कर दिया हुआ, हमने प्रूफ हमने स्टार्ट कर दिया, मैं स्टेटमेंट में आपको समझा रहा हूँ कि ये एक्स वाई प्लेन का रीजन आर क्लोज रीजन बाउंडेड बाई सी, और सी को एंटी क्लॉकवाइज आपने कराया हुआ है, पॉइंट्स ए और बी लिए, ए से परपेंडिकुलर बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये जो पॉइंट है ए जो लिया वो जो कर्व सी थी उसकी एक्सट्रीम लेफ्ट पे लिया, इसी तरह पॉइंट बी जो है वो एक्सट्रीम राइट पे लिया। एक पॉइंट आप कर्व ए पे वो लें जो एक्सट्रीम डेप्थ पे हो, तो वो जो नज़र आ रही है वो ये वाला पॉइंट सबसे लोएस्ट पॉइंट नज़र आ रहा है, तो इसको हम पॉइंट ई कह देते हैं। और यहाँ से जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे पॉइंट था ए उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ एक्स एक्सिस के ऊपर किया, और जो एक्सट्रीम राइट पे पॉइंट था बी उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ एक्स एक्सिस पे किया। लेकिन जो एक्सट्रीमली बिलो पॉइंट है ई, वहाँ से हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वो वाई एक्सिस के ऊपर करना है, और उसको हम ई कह देते हैं। और ये देखें एक पॉइंट और भी है, ये एक्सट्रीम टॉप पे है, ये एक्सट्रीम डेप्थ पे था पॉइंट ई, और वो एक्सट्रीम टॉप पे है, उसका नाम हम एफ कर देते हैं, और वहाँ से भी परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ करना है वाई एक्सिस के ऊपर, और उसको एफ कह देते हैं। समझ आ गई सबको? ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ए है और यहाँ से लेके यहाँ तक बी है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, फिर ये डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ई है वाई एक्सिस के लॉन्ग, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो एफ एक्सिस। अब आप कर्व की जो है की सूरत हाल देखें तो हम ये जो है एक हिस्सा जो है ए ई बी इसकी इक्वेशन जो लेते हैं वो मैं आपको लिख देता हूँ। लेट कर्व्स कौन कौन सी, ए ई बी एंड ए ई बी एंड ए एफ सी, ये जो है एक कर्व ए ई बी और एक ए एफ सी हैव द इक्वेशंस, ये हम ले लेते हैं
y इज इक्वल टू y1x कैपिटल y1x एंड y इज इक्वल टू कैपिटल y2x रिस्पेक्टिवली। ये समझ आई क्या होगा भाई, जब आप ए से बी तक जाएंगे तो आपका जो पॉइंट है एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो डिस्टेंस कवर होगा फ्रॉम ए टू बी। जब आप पॉइंट ए से ए एफ बी यानी ए से बी तक पहुंचने के दो रास्ते बने हैं यहाँ पे, एक ए ई बी और एक ए एफ बी। ए एफ बी सी तो टोटल कर्व है ना, सी तो पूरी कर्व है, सी तो पूरी कर्व है। ए एफ बी यहाँ भी ए एफ बी आना चाहिए, ये ए एफ बी। पहली कर्व जो है ए ई बी की इक्वेशन y इज इक्वल टू y1, इसमें y भी तो चेंज होना है, उसको आपने y1x से कह दिया, x तो चेंज हो रहा है फ्रॉम a टू b है। और जब आप ए एफ बी पे जाएंगे, उस तरफ से जाएंगे, तो तब भी आपका x एक्सिस जो है उसके लॉन्ग x चेंज हो रहा है फ्रॉम a टू b, और y को आपने कह दिया कि दैट इज y2x। बात फॉलो कर रहे हैं? यानी जब तक आप a से ए ई बी के लॉन्ग जाएंगे तो जो y आएगा वो y1 होगा, और जो ए एफ बी तक जाएंगे तो y2 होगा। अब चलते हैं आगे जरा ये कंसिडर करते हैं, कंसिडर डबल इंटीग्रल r पार्शल m ओवर पार्शल y dx dy। थ्योरम के प्रूफ की जो राइट हैंड साइड है उसमें से एक पार्ट मैंने कंसिडर कर दिया। ये डबल इंटीग्रल है और मैं डबल इंटीग्रल आपको बड़े करवा चुका हूँ। इसको मैं अगर ऐसे लिखना चाहूँ, पार्शल m और पार्शल y dy के लॉन्ग पहले इंटीग्रेशन कर देते हैं और फिर जो आएगा आंसर उसको x के लॉन्ग इंटीग्रेट करेंगे। तो मुझे बताएं कि इस इंटीग्रल मैंने कौन सी लिमिट्स पुट करनी है, y की वैल्यूज पुट करनी है। तो y की वैल्यू जो है वो पुट करने के लिए y इज इक्वल टू कैपिटल y1x और y की दूसरी वैल्यू कैपिटल y2x। और यहाँ पे ये मैं जा रहा हूँ, यानी जब मैंने y1 पहले पुट की, y2 बाद में पुट की, तो बेसिकली मैं ऐसे जा रहा हूँ। और आपके पास यहाँ जाने में आपके पास जो इंटीग्रेशन होती है, जो x एक्सिस जो है वो इंटीग्रेशन के लिए जो x एक्सिस x जो वेरी करता है वो a से b है। तो ये x के रिस्पेक्ट जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो यहाँ लिमिट्स आपको पता है x एक्सिस की आनी है, तो वो a टू b होगी। ये बात फॉलो कर ली भला? पहले मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ रिस्पेक्ट टू y, तो मेरे पास y पहले इंटीग्रल में y की लिमिट्स होनी चाहिए। y की लिमिट्स हैं y1x और y2x। फिर मैं इंटीग्रेशन करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रल ये है, x की लिमिट्स होनी चाहिए, x की लिमिट्स हैं a टू b। जब मैं इसको इंटीग्रेट कर लूँगा, ऑलरेडी पार्शियल m और पार्शियल y है, इसकी जब इंटीग्रेशन हो जाएगी तो क्या आएगा आपके पास? m आएगा, डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा। रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करेंगे तो पार्शियल m और पार्शियल y डेरिवेटिव लिया हुआ है, उसकी इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा और क्या रह जाएगा? सिर्फ m रह जाएगा। और इसके ऊपर लिमिट्स पूरी पुट करनी है आपने, y1 और y2, और यहाँ पे dx रह जाएगा। अब ये इंटीग्रल आ गया a टू b। पहले आप m आपका फंक्शन किस किस का है? x, और आगे y का था, y की जगह तो आ गया y2 माइनस m x y1 और साथ में dx आ गया। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं होना चाहिए आपको। क्या किया मैंने? m फंक्शन था x y का, x अपनी जगह रहा, y की जगह क्या आ गया? y2 और y1, y2 अपर लिमिट और y1 लोअर लिमिट। या क्लियर होगी बात आपको? इसको ज़रा थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, या इंटीग्रल की प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल की हम लिखते हैं a टू b m x y2 dx माइनस a टू b m x y1 dx। नेक्स्ट जो है, जो सेकंड इंटीग्रल है, उसको हम पहले लिखते हैं और फर्स्ट इंटीग्रल को बाद में लिखते हैं, और अभी आपको इसका पता भी चल जाएगा कि क्यों ये कर रहे हैं। राइटिंग सेकंड इंटीग्रल फर्स्ट क्या आपके पास आएगा?
हैंड साइड आपके पास जो है वो ज़रा लिख लें क्या थी, डबल इंटीग्रल आर पार्शल एम ओवर पार्शल वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस ए टू बी एम एक्स वाई वन डी एक्स प्लस ए टू बी एम एक्स वाई टू डी एक्स। ये बात सबको समझ आ गई, वो मैंने पहले लिख ली, ठीक। अगला काम मैंने एक और करना है, माइनस ए टू बी एम एक्स वाई वन डी एक्स। आपको याद है कि अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट इंटरचेंज की जाएं तो क्या होता है, नेगेटिव साइन आ जाता है डेफिनेट इंटीग्रल में। तो इसका मैं लिखूंगा ए टू बी की बजाय क्या लिख रहा हूँ, बी टू ए एम एक्स वाई टू डी एक्स। ये बात समझ आई सबको? भाई लोअर लिमिट मैंने अपर की है, अपर लिमिट लोअर की है, तो नेगेटिव साइन आएगा। अब नेगेटिव साइन में जरा कॉमन लेने लगा, नेगेटिव साइन कॉमन ले लें, क्या रह जाएगा आपके पास, ए टू बी एम एक्स वाई वन डी एक्स प्लस ये क्या रह जाएगा, पी टू ए एम एक्स वाई टू डी एक्स। मुझे आप सिर्फ इतना बताएं कि ए टू बी वाई वन कर्व के लॉन्ग जाने का मतलब क्या है। ये है ना एक्स एक्सिस के लॉन्ग ए टू बी, एक्स चेंज हो रहा है फ्रॉम ए टू बी, और आपकी कर्व कौन सी है, वाई वन। तो ये क्या मैं इसको मैं ऐसे लिख दूं, आपको वो ऑब्जेक्शन तो नहीं है अगर मैं ऐसे लिख दूं तो? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ए ई बी एम एक्स वाई डी एक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सडनली व्हाट हैपेंड हियर, y1 इज रिप्लेस्ड बाई y। आप और साथ ही साथ एक और चीज हुई है, ये कर्व आ गई। अब आप बताएं कि जब आप ए ई बी कर्व के लॉन्ग जाते हैं तो आपका स्मॉल वाई किसके बराबर था, कैपिटल वाई वन के। अगर आप इस कर्व के लॉन्ग जाएं ए ई बी, इसकी इक्वेशन मैंने क्या ली हुई है, स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई वन। तो जैसे ही मैंने कैपिटल वाई वन को वाई से रिप्लेस किया, साथ ही मैंने कर्व लगा दी। ये इंडिकेट हो गया कि आप ए बी ई के पास, अब ए ई बी लिखने के साथ आपको वाई वन लिखने का कोई फायदा नहीं। वाई वन है ही ए ई बी के साथ, वाई वन पोर्शन ही ए ई बी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे वाई वन अब लिखने का कोई फायदा नहीं है, ये दोनों इंटरलिंक्ड है। ये अंडरस्टूड है कि ए ई बी के लिए वाई जो है वो वाई वन है, दैट्स वाई आई एम रिप्लेसिंग हेयर। यही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आई एम रिप्लेसिंग हेयर कैपिटल वाई वन बाई स्मॉल वाई। सिमिलरली मुझे आप ये बताएं कि जब आप बी टू ए, ये देखें बी टू ए अलॉन्ग द इक्वेशन वाई टू जाएंगे तो वो कौन सी कर्व होगी, वो बी एफ ए होगी, ऐसे ही है ना, बी एफ ए। जब आप बी से ए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, बी से ए से बी नहीं जा रहे, बी से ए, ये देखें बी से ए वापसी शुरू होगी, बी से ए आपकी वापसी शुरू है, और वापसी वाई टू, वाई किसके लॉन्ग है, वाई टू के लॉन्ग है, और वाई टू का कौन सी है, वो बी एफ ए है। तो आप यहाँ पे एम, यहाँ पे जैसे ही आप बी एफ ए जैसे लिखेंगे तो आपको यहाँ पे एम एक्स वाई लिखना है, वाई टू नहीं लिखना। समझ आई? क्योंकि आप जा रहे हैं बी, स्मॉल बी से ए की तरफ जा रहे हैं, और वो जा रहे हैं वाई वन वाई टू कर्व के लॉन्ग, और वाई टू कर्व का पाथ जो है वो बी एफ ए है। होगी बात जी? उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना वो, तो यहाँ पे तो कोई डायरेक्शन तो नहीं शो हुई। वो ए एफ बी लिखें या बी एफ ए लिखें, हमारे डायरेक्शन वो देखनी है जो यहाँ पे रोल प्ले करनी है। यहाँ पे रोल इस तरह प्ले होगा कि आपका ए ई बी आप इस कर्व के लाओगे, इक्वेशन में तो मसला कोई नहीं ना, इक्वेशन तो आप ये
यानी बेसिकली पाथ तो वही है ए एफ बी, बी एफ ए। इसकी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का इशू है, ये क्लॉकवाइज है और वो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। जब वापस आप आ रहे हैं तो बी से ए आ रहे हैं, वो जब लिखा था वो ए से बी लिखा हुआ था, इक्वेशन वही रिप्रेजेंट हो जो हमने लिखी है y to x, वही रिप्रेजेंट करेगी। मेरा मकसद यहाँ पे मसला और है जो मैं आपको समझाने लगा हूँ कि आप गए हैं ए ई बी और फिर वापस आए हैं बी एफ ए, तो आपने पूरी सी नहीं कर ली, पूरी सी कवर नहीं होगी, बात समझ आई बोला। तो ये इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं तो किसी को ऑब्जेक्शन है भाई? सी एम एक्स वाई डी एक्स, क्यों भाई? मैं आपको और साथ मैंने क्लोज भी अब कर दिया, पहले क्लोज नहीं था। ए ई बी क्लोज कर्व नहीं है, ए ई बी क्लोज कर्व नहीं, इसलिए ए ई बी इंटीग्रल के साथ क्लोज नहीं आया हुआ, ये सिंबल नहीं आया हुआ। और इसी तरह बी एफ ए क्लोज कर्व नहीं है, बी एफ ए यहाँ से शुरू होती है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, क्लोज नहीं है। इसलिए जो इंटीग्रल था बी एफ ए उसके साथ क्लोज्ड सिंबल ये नहीं आया हुआ। लेकिन ये दोनों कर्व ए ई बी और बी एफ ए, ये दोनों पाथ मिल के क्या बना देते हैं? सी कर्व, जो कि क्लोज्ड है, इसलिए ये आ गया। ये दोनों मिल के बना देते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको आगे लेके चलता हूँ। अच्छा, स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि ये जो दो इंटीग्रल्स हैं वो एक कैसे हो गए? तो मैं यही समझा रहा था कि ये वाला इंटीग्रल जो है ना, ये इंटीग्रेशन कर रहा है एम एक्स। पहले तो स्टेप ये है कि ये y1 से हमने तब्दील किया है y में। यहाँ तक ये डिफरेंट नज़र आ रहा था, इसकी जो अप्रोच है, ये जो शेप नज़र आ रहा है, ये फंक्शन एम एक्स वाई वन और ये एम एक्स वाई टू है, ये दोनों डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। यहाँ आके ये सेम मैंने कर दिया है, एम एक्स वाई हो गया और ये भी एम एक्स वाई हो गया। अब ये कैसे हुआ? जैसे मैंने पहले बताया आपको कि y1 का तलब था किस कर्व के साथ? अलॉन्ग द कर्व ए ई बी। तो जैसे जब मैंने कर्व स्पेसिफाई नीचे कर दी ए ई बी, तो मुझे y1 लिखने की अब जरूरत नहीं है। देखें ना, यहाँ इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? यहाँ आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं ए टू बी और यहाँ आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं बी टू ए। अब ए टू बी ये भी हो सकती है और ये भी पाथ हो सकता है, ये समझ में नहीं बात। ये लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल मीन इंटीग्रेशन अलोंग द पाथ। जब आप ए टू बी कर रहे हैं तो आपके पास दो पाथ हैं, आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं ए टू बी और ए टू बी। जैसे मैं y1 लिखूंगा तो वो पाथ जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि नहीं जी, इस पाथ के अलोंग तो आप जा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि y2 वाला पाथ है। तो आप ए टू बी y1 लिख रहे हैं तो आप मतलब है कि आप यही पाथ यूज कर ए से बी तक जाने में। तो सिचुएशन इज वेल क्लियर कि वेन एवर y1 इज रिटन देन ए टू बी मीन्स कि यू आर अडॉप्टिंग द पाथ ए ई बी। दैट्स वाई when I write here path A E B, then there is no need to write y1 and that is replaced by y. Similarly, जब ये B to A होगा तो B to A के भी दो पाथ है ना, B to A, B से A तक ऐसे भी आ सकते हैं और ऐसे भी आ सकते हैं। लेकिन B to A के लिए उसने पाथ का है लगाया हुआ है y2, तो ये स्टॉप हो गया, आप इसके लॉन्ग नहीं आ सकते, ये तो y1 है। तो वही बात फिर होगी, जैसे ही हमने B to A y2 हमें नज़र आ रहा था, जैसे ही हमने B to A के लिए पाथ B F A किया तो फिर हमें y2 लिखने की अब जरूरत नहीं है, अब y लिखेंगे। अब सवाल जो आपका था उस तरफ आए। आप कहते हैं कि ये दो इंटीग्रल का एक कैसे हो गए? भाई ये लाइन इंटीग्रल है अलॉन्ग द पाथ ए ई बी, किसका है? एम एक्स वाई का ही है। एम एक्स वाई का लाइन इंटीग्रल है अलॉन्ग द पाथ ए ई बी। दूसरा जो है वो लाइन इंटीग्रल है एम एक्स वाई का ही अलॉन्ग द पाथ बी एफ ए। यानी एक इंटीग्रल हो गया ए ई बी पाथ के लॉन्ग, दूसरा इंटीग्रल हो गया बी एफ ए के लॉन्ग। जब ये दोनों पाथ के लॉन्ग इंटीग्रल ऐड होंगे तो वो इंटीग्रल कौन सा आएगा? अलॉन्ग द पाथ सी। ठीक है, यानी वो बन जाएगा एम एक्स वाई का इंटीग्रल अलॉन्ग द पाथ सी, और पाथ सी जो है वो क्लोज्ड है, इसलिए ये सिंपल आ गया। अब क्लियर हुई कि दो इंटीग्रल एक कैसे बने। ओके, अब यहाँ से हम ज़रा
इसको लिखते हैं लाइन इंटीग्रल अलॉन्ग द क्लोज पाथ सी एम एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन में उधर ले गया हूँ, माइनस डबल इंटीग्रल आर पार्शल एम ओवर पार्शल वाई डी एक्स डी वाई। इससे पहले कोई हमने नंबर दिया, हमने कोई इक्वेशन का, इसको इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया था, मैंने ये वाले इस कर्व के लॉन्ग जाते हुए पाथ कौन सा लिया y1 और उस कर्व के लॉन्ग आते हुए पाथ लिया y2 और x एक्सिस के लॉन्ग आपका a to b। अब मैं दूसरा काम करूँगा, दूसरा काम ये करने लगा हूँ, नेक्स्ट कंसिडर डबल इंटीग्रल r। पहले हमने कंसिडर कर रखा है पार्शियल m और पार्शियल y, अब हम कंसिडर करते हैं पार्शियल n और पार्शियल x और dx dy। पहले हमने इंटीग्रेशन जो की थी m की इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू y की थी, अब n की रिस्पेक्ट टू x पहले कर लेते, यानी ये बन जाएगा डबल इंटीग्रल पार्शियल n ओवर पार्शियल x dx, और जारी बात है उसके बाद जो आंसर आएगा उसकी इंटीग्रेशन करेंगे हम रिस्पेक्ट टू पाई। मसला अब यहाँ पे फिर ये है कि यहाँ x की लिमिट्स लेनी है, हमने x के रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो बात ये कर लेते हैं कि ये दोनों कर्व जो हैं, अब आपका x जो है, हम जो हमारे पास कर्व है ये वाली AEB, एक ये कर्व है और एक है BFC, इसको हम जो है जो हमारे पास इक्वेशन जो है इनकी, उनकी हम बना लेते हैं इक्वेशंस। पहले हमने क्या बनाई थी, y इज इक्वल टू y1x, अब x इज इक्वल टू x1x और x2y, x इज इक्वल टू x1y और x इज इक्वल टू x2y बना लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ फिर हमारे पास इशू है कि यहाँ पे चूँकि इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ x की लिमिट्स होनी चाहिए और यहाँ y की लिमिट्स होनी चाहिए। अब जो याद करें कि पहले हमने एक्सट्रीम लेफ्ट का जो पॉइंट A था, वहाँ से हमने दो कर्व्स ली AEB और AFB। अब ये जो एक्सट्रीम डेप्थ का पॉइंट है, यहाँ से दो कर्व्स लिए EAF एंड EBF। तो हम यहाँ पे अगर ले लेते हैं, लेट द कर्व्स EAF and EAF and EBF have the equations जी, यहाँ पे हम लेंगे x इज इक्वल टू x1y एंड x इज इक्वल टू x2y, ये हमने ले ली। EAF उसके लॉन्ग x इज इक्वल टू कैपिटल X1, और अब जरा यहाँ पे x की वैल्यू फिर क्या आ जाती है x1 और यहाँ से x की वैल्यू क्या है x2, और यहाँ पे लिमिट्स कौन सी आनी है, यहाँ पे तो जारी बात है E to F आनी, E to F, y तो चेंज होगा E to F, जो कर्व का पोर्शन है वो यहाँ पे है ना, ये कर्व का पोर्शन यहाँ पे है, E से लेके F तक y एक्सिस के लॉन्ग, जैसे x एक्सिस के लॉन्ग जब हम करे थे A से B ले रहे थे, तो वही प्रोसीजर अब करें अडॉप्ट। E to F पार्शियल n और पार्शियल x की इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव उड़ जाएगा और लिमिट्स क्या लग जाएंगी x1 टू x2 और dy वैसे रहेगा। अगला काम क्या होगा जी, वो ना भी लिखें तो कोई दैट मेक्स नो डिफरेंस, वो पता है ना यहाँ पे लिख के दिए। तो ये आपके पास E to F n किस किस का फंक्शन है, स्मॉल x और y का फंक्शन है। स्मॉल x की जगह अपर लिमिट लगेगी x2 और y वैसे आएगा, फिर माइनस n x1 और फिर y वैसे आएगा और dy। ये बात समझ आई, वो एग्जैक्टली वो रिपीट हो रहा काम जो हम पहले कर रहे थे।
तो ये n इंटीग्रेशन को करने के बाद आ गया, अपर लिमिट लगाई हमने स्मॉल x की जगह और माइनस करके लोअर लिमिट लगाई है स्मॉल x की जगह, ये आ गया। अब ज़रा उसी तरह का प्रोसीजर यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं जिस तरह हमने पहले किया है। ये जो मैं भी यहाँ से रब कर रहा हूँ, इसी किस्म का प्रोसीजर अडॉप्ट करना है और फाइनली हम थ्योरम के प्रूफ की तरफ अब जा रहे हैं। ये आ गया जी, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है डबल इंटीग्रल r पार्शल n ओवर पार्शल x dx dy इज इक्वल टू e टू f n x टू y dy माइनस e टू f n x1 y dy। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e टू f n x2 y dy प्लस, ये भी पता है आपको, लोअर लिमिट से अपर और अपर से लोअर करेंगे, इंटरचेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, f2e n x1 y dy। अब ये e से f जाना, e से f जाना देखिए जरा कहाँ कैसे कैसे जा सकते हैं। e से f ऐसे जा सकते हैं, e टू e a f, एक तो ये है पाथ, ये जरा गौर करें ना, ये पॉइंट यहाँ तक ही है स्मॉल ई से एफ तक जाने का मतलब है कि आप अलोंग द कर्व ए ई एफ जा सकते हैं या अलोंग द कर्व ए बी एफ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, x2 है। x2 कौन सा पाथ है, ई बी एफ वाला। तो हम इमीडिएटली क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे ई बी एफ। ये किस वजह से लगा रहे हैं, x2 की वजह से लगा रहे हैं। और अब x2 की वजह से अपने पाथ जो यूज़ कर रहे थे वो कर लिया, अब आपको x2 की जगह x लिखना है, ठीक है। आगे f टू e, f से e तक जाना दो तरह से हो सकता है, f से e, f a e या f b e, ठीक है। तो एफ बी ई जा रहे हैं या ऐसे जा रहे हैं, एफ ए ई आ रहे हैं, एफ ए ई आ रहे हैं, तो वो आपके पास आ जाएगा एफ ए ई। जब आपने नहीं ये यहाँ पे तो हमें नहीं लिखना चाहिए ना, एफ टू ए एफ टू ई तो नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे हमें पाथ लिखना चाहिए। एफ टू ई जब जा रहे थे तो पाथ एफ टू ई x1, तो कौन सा पाथ है, ये वाला एफ ए ई, और एन x1 आपका रिप्लेस हो गया स्मॉल x से डी वाई। सेम सिचुएशन क्रिएट होगी है, ई बी एफ और एफ ए ई बी एफ और एफ ए ई दोनों मिलके क्या बन गया, क्लोज कर्व सी। तो हमारे पास ये आ गया, दिस इज इक्वल टू क्लोज कर्व सी एन एक्स वाई डी वाई ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करते हैं, तो वो मैं अब यहाँ लिखने लगा हूँ, एडिंग 1 एंड 2, फिर बाद में मैं इस पर अब कर देता हूँ। एडिंग 1 एंड 2, 1 मेरे पास है क्लोज कर्व सी एम एक्स वाई डी एक्स, और 2 की लेफ्ट हैंड साइड में जो राइट हैंड साइड मेरे पास है वो क्या है, क्लोज कर्व सी एन एक्स वाई डी वाई। और इनकी दोनों की राइट हैंड साइड जो हैं वो ज़रा देखता हूँ कि वो मेरे पास क्या है। इसकी राइट हैंड साइड है माइनस डबल इंटीग्रल आर पार्शल एम और पार्शल वाई डी एक्स डी वाई, और 2 की राइट हैंड साइड है वो जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो क्या थी, डबल इंटीग्रल आर पार्शल एन और पार्शल एक्स डी एक्स डी वाई। तो ये बन गया, इसको इकट्ठा कर लेते हैं, एम एक्स वाई डी एक्स
प्लस एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू, मैं पॉजिटिव जो वाला जो है वो पहले लिख लेता हूँ और नेगेटिव वाला बाद में। तो मेरे पास आ जाएगा डबल इंटीग्रल आर पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स डी एक्स डी वाई माइनस डबल इंटीग्रल आर पार्शल एम ओवर पार्शल वाई डी एक्स डी वाई, और सिंपली क्लोज कर्व सी एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल आर पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स माइनस पार्शल एम ओवर पार्शल वाई डी एक्स डी वाई. This completes the proof of the Green theorem in the plane. Thank you.